छोटी माया के अजीब रोमांच। एक बार की बात है, एक महिला रहती थी जिसके पास जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झोपड़ी और बगीचा था। गर्मियों में वह अपने फूलों की देखभाल करने और पेड़ों पर पक्षियों के गाने सुनने में बहुत खुश रहती थी। लेकिन सर्दियों में जब बर्फ जमीन पर गिरती थी और भेड़िए दरवाजे के पास आते थे, तो वह बहुत अकेली और भयभीत महसूस करती थी। अगर मेरे पास बात करने के लिए एक बच्चा होता, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना सुकून मिलता, उसने खुद से कहा। और जितनी भारी बर्फ गिरती, उतनी ही बार वह शब्दों को दोहराती। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब वह अब और चुप्पी और एकांत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और किसी से उसे बेचने या एक बच्चा उधार देने के लिए भीख मांगने के लिए निकटतम गांव की ओर चल पड़ी। बर्फ बहुत गहरी थी और उसकी टखनों से ऊपर तक पहुंच गई थी, और उसे कुछ 100 गज चलने में लगभग 1 घंटा लग गया। इस तरह तो पहले घर तक पहुंचने में ही अंधेरा हो जाएगा, उसने सोचा और अपने चारों ओर देखने के लिए रुक गई। अचानक एक छोटी सी महिला, जो ऊंची टोपी पहने हुए थी, उसके सामने एक पेड़ के पीछे से निकली। ये पैदल चलने के लिए बहुत बुरा दिन है। क्या आप दूर जा रहे हैं? छोटी महिला ने पूछा। ठीक है, मैं गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वहां कभी पहुंच पाऊंगा, दूसरे ने उत्तर दिया। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको वहां किस महत्वपूर्ण काम से जाना पड़ा है? उस छोटी औरत ने पूछा, जो वास्तव में एक चुड़ैल थी। मेरा घर बहुत उदास है, यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, और मैं एक बच्चे की तलाश में हूँ। मुझे परवाह नहीं कि वो कितना छोटा है, जो मेरा साथ दे सके। ओह, अगर बस इतना ही है, तो तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, चुड़ैल ने जेब में हाथ डालते हुए जवाब दिया। देखो, ये जौ का दाना है, इसे तुम 12 शिलिंग में ले सकती हो, और अगर तुम इसे गमले में लगाओ और खूब पानी दो, तो कुछ ही दिनों में तुम्हें कुछ अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। इस वादे ने महिला का हौसला बढ़ा दिया। उसने खुशी खुशी कीमत चुका दी और घर लौटते ही उसने एक गमले में गड्ढा खोदा और उसमें बीज डाल दिए। 3 दिन तक वह प्रतीक्षा करती रही, मुश्किल से ही अपनी आंखें उसके गर्म कोने में रखे फूलदान से हटा पाती, और तीसरी सुबह उसने देखा कि जब वह सो रही थी, तो एक लंबा लाल ट्यूलिप उगाया था, जो हरी पत्तियों से ढका हुआ था। कितना सुंदर फूल है, महिला चिल्लाई, उसे छूने के लिए झुकी। जब उसने ऐसा किया, तो लाल पंखुड़ियां टूटकर बिखर गईं, और उनके बीच में एक प्यारी सी छोटी लड़की थी जो सिर्फ 1 इंच ऊंची थी। ये नन्ही सी बच्ची बैंगनी फूलों के गद्दे पर बैठी थी, और गुलाब की पत्तियों की रजाई से ढकी हुई थी, और उसने अपनी आंखें खोली और महिला को देखकर मुस्कुराई, जैसे कि वो उसे जीवन भर से जानती हो। ओह प्यारे, मैं अब कभी अकेली नहीं रहूंगी, उसने खुशी से कहा, और बच्चे ने अपना सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला ने बिना समय गंवाए एक बड़ा अखरोट का छिलका ढूंढा, जिस पर उसने सफेद साटन की मोटी परत चढ़ाई, और उस पर उसने गद्दा बिछा दिया, जिस पर बच्ची थी, जिसे वह माया कहती थी। यह उसका बिस्तर था, और वह अपनी पालक माँ के सोने के स्थान के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन सुबह उसे उठाकर पानी के एक बड़े कटोरे के बीच में एक पत्ते पर लिटा दिया गया, और उसे 2 सफ़ेद घोड़े के बाल दिए गए ताकि वह खुद नाव चला सके। वह अब तक देखी गई सबसे खुश बच्ची थी, और पूरा दिन खुद के लिए गाती रही, अपनी खुद की भाषा में, जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। कुछ हफ्तों तक दोनों साथ साथ रहे और एक दूसरे की संगति से कभी उबे नहीं, और फिर एक भयानक दुर्भाग्य हुआ। एक रात, जब पालक माँ दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद गहरी नींद में सो रही थी, एक बड़ा, बदसूरत, गीला मेढक खुली खिड़की से अंदर आया और गुलाब के पत्तों की रजाई के नीचे मैया को घूरता हुआ खड़ा हो गया। हे भगवान, ये तो बहुत ही सुंदर बच्ची है, मेढक ने मन ही मन सोचा, यह मेरे बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी बनेगी। और अखरोट के पालने को मुंह में उठाकर वह उसे लेकर बगीचे से होकर बहने वाली एक नदी के किनारे पर पहुंच गई। जब वह कीचड़ में अपने घर पहुंची तो बूढ़ी मेंढकी ने कहा, आओ और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्रोक क्रोक क्रोक, बेटे ने सोते हुए बच्चे को प्रसन्नता से देखते हुए कहा, चुप रहो, इतनी आवाज मत करो, नहीं तो तुम उसे जगा दोगे। माँ ने फुसफुसाते हुए कहा,
मैं उसे तुम्हारी पत्नी बनाना चाहती हूँ, और जब तक हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, हम उसे नाले के बीच में उस कमल के पत्ते पर बिठा देंगे, ताकि वह हमसे भाग न सके। ये हरे रंग की तैरती हुई जेल थी जहाँ सूरज की पहली किरणों के साथ माया डरी हुई और हैरान होकर जाग उठी। वह पत्ते पर सीधी खड़ी हो गई, भागने का रास्ता तलाशने लगी, लेकिन कोई रास्ता न मिलने पर वह फिर से बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार उसकी सिसकियां उस बूढ़े मेढक ने सुनी, जो दलदल के तल पर अपने घर में व्यस्त था, माया के पैरों के लिए नर्म कालीन में सरकंडे लपेट रहा था, और दुल्हन के लिए द्वार को सुंदर बनाने के लिए नरकेट और अंगूर लपेट रहा था। आह, बेचारा बच्चा खोया हुआ और दुखी महसूस कर रहा है, उसने दयनीय रूप से सोचा, क्योंकि उसका दिल दयालु था। ठीक है, मैंने अभी अभी काम पूरा किया है, और फिर मैं और मेरा बेटा उसे लेने जाएंगे। जब वह देखेगी कि वह कितना सुंदर है, तो वह फिर से मुस्कुराएगी। और कुछ ही मिनटों में वे दोनों पत्ते के पास दिखाई दिए। ये तुम्हारा भावी पति है। क्या तुमने कभी उसके जैसा कोई देखा है? गर्वित माँ ने उसे आगे धकेलते हुए पूछा। लेकिन एक नज़र देखने के बाद मैया और अधिक रोने लगी, और नदी में रहने वाली छोटी मछलियां ये देखने के लिए तैरती हुई आईं कि मामला क्या है। ये बेतुकी बात है कि इतनी सुंदर प्राणी को ऐसा पति लेने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वह नहीं चाहती, उन्होंने एक दूसरे से कहा। और इतना बदसूरत भी। हालांकि हम इसे आसानी से रोक सकते हैं। और बारी बारी से उन्होंने लिली के पत्ते के तने को जड़ के पास से कुतर दिया, जब तक कि वह मुक्त नहीं हो गया, और इसे अपने मुंह में लेकर वे माया को दूर तक ले गए, जब तक कि छोटी सी धारा एक बड़ी नदी में नहीं बदल गई। ओह, माया को उस यात्रा में कितना मजा आया, जब एक बार उसे पूरा यकीन हो गया कि मेढक अब उस तक नहीं पहुंच सकते। वो कई शहरों से गुजरी, और किनारे पर रहने वाले सभी लोग उसे देखने के लिए मुड़े और बोले, कितनी प्यारी बच्ची है। वो कहाँ से आई होगी? कितनी प्यारी छोटी लड़की है। झाड़ियों में बैठे पक्षी चहचहाने लगे, और एक नीली तितली उससे प्यार करने लगी और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना पट्टा उतार दिया, जो उसके शरीर से बिल्कुल मेल खाता था, और उसे उसके शरीर के चारों ओर बांध दिया, ताकि इस नए प्रकार के घोड़े के साथ वह पहले की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा कर सके। दुर्भाग्य से नदी के ऊपर भिनभिना रहे एक बड़े कॉकचेफर की नज़र उस पर पड़ गई और उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। बेचारी तितली उसे देखकर बुरी तरह डर गई और उसने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया, जिससे उसका धनुष टूट गया और वह धूप में उड़ गई। लेकिन माया इतनी भाग्यशाली नहीं थी, और हालांकि कॉकचेफर ने उसके खाने के लिए फूलों से शहद इकट्ठा किया और उसे कई बार बताया कि वो कितनी सुंदर है, लेकिन वह उसके साथ सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। कॉकचेफर ने ये देखा और अपनी बहनों को उसके साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने केवल अशिष्टता से घूरते हुए कहा, तुमने वह अजीब वस्तु कहाँ से उठाई? वह सचमुच बहुत बदसूरत है, लेकिन उस पर दया आनी चाहिए क्योंकि उसके केवल 2 पैर हैं। हाँ, और कोई फीलर्स नहीं, दूसरे ने कहा, और वह इतनी पतली है। खैर, हमारे भाई का स्वाद वाकई बहुत अजीब है। वास्तव में उसने ऐसा किया है। दूसरों ने भी यही कहा, और उन्होंने इसे इतनी जोर से और इतनी बार दोहराया कि अंत में उसने भी इस पर विश्वास कर लिया, और उसे उस पेड़ से उठा लिया जहां उसने उसे रखा था, और उसे जमीन के पास उगने वाले एक डेज़ी के फूल पर बिठा दिया। यहाँ मैया पूरी गर्मियों में रही और वास्तव में वह बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। उसने अकेले ही घूमने का साहस किया और अपने लिए घास के कुछ पत्तों का बिस्तर बनाया और उसे आश्रय के लिए तिपतिया घास के पत्ते के नीचे रख दिया। काय में उगने वाले लाल कपों में वह जितनी चाहे उतनी ओस जमा कर लेती थी, और कॉकचेफर ने उसे शहद निकालना सिखाया था। लेकिन गर्मियां हमेशा के लिए नहीं रहती, और धीरे धीरे फूल मुरझा गए और ओस की जगह बर्फ और बर्फ जम गई। मैया को समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि उसके कपड़े फटे पुराने हो गए थे, और हालांकि उसने खुद को सूखे पत्ते में लपेटने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी उंगलियों के नीचे टूट गया। जल्द ही उसे यह स्पष्ट हो गया कि अगर उसे कोई और आश्रय नहीं मिला तो वह भूख और ठंड से मर जाएगी। इसलिए अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए वह जंगल से बाहर निकल गई और सड़क पार करके उस जगह पर पहुंच गई जो गर्मियों में लहराते मकई के खूबसूरत खेत हुआ करते थे,
लेकिन अब केवल कठोर डंठलों का ढेर रह गए थे। वो आगे बढ़ती रही, अपने सिर के ऊपर आसमान के अलावा कुछ नहीं देख पा रही थी, जब तक कि अचानक उसने खुद को एक ऐसे रास्ते के करीब नहीं पाया जो जमीन के नीचे की ओर जाता हुआ लग रहा था। ये वैसे भी गर्म होगा, मैया ने सोचा, और शायद वहां रहने वाला व्यक्ति मुझे कुछ खाने को दे देगा। वैसे भी मैं इससे ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं हूँ। और वह हिम्मत करके गलियारे से नीचे चली गई। धीरे धीरे वह एक दरवाजे के पास पहुंची जो आधा खुला था, और अंदर झांकने पर उसने देखा कि पूरा कमरा मकई से भरा हुआ है। ये देखकर उसका दिल भर आया और वह और तेजी से आगे बढ़ी, जब तक कि वह एक रसोई में नहीं पहुंच गई जहां एक बूढ़ा खेत का चूहा केक बना रहा था। तुम बेचारे छोटे जानवर हो, चूहे ने चिल्लाते हुए कहा, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तुम भूख से मर रहे हो। आओ और यहाँ बैठो और गर्म हो जाओ और मेरे साथ मेरा खाना खाओ। बूढ़े चूहे के दयालु शब्दों को सुनकर माया खुशी से लगभग रो पड़ी। उसे किसी दूसरे आदेश की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन में जितना खाया था उससे कहीं ज्यादा खाया। हालांकि यह किसी हमिंगबर्ड के लिए नाश्ता नहीं था। जब वह पूरी तरह से खा चुकी थी तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराई, और बूढ़े चूहे ने उससे कहा, क्या तुम कहानियां सुना सकते हो? अगर हाँ, तो तुम मेरे साथ तब तक रह सकते हो जब तक सूरज फिर से गर्म न हो जाए, और तुम मेरे घर के कामों में मेरी मदद करोगे। लेकिन यहाँ सर्दियों में बहुत नीरसता रहती है, जब तक कि तुम्हारे पास कोई इतना चतुर व्यक्ति न हो जो तुम्हें खुश कर सके। हाँ, मैया ने अपनी पालक माँ से बहुत सी कहानियाँ सीखी थीं, और इसके अलावा उसके अपने सभी रोमांच और मौत से बचने के किस्से भी थे। वो ये भी जानती थी कि कमरे को कैसे साफ करना चाहिए, और वह हमेशा सुबह जल्दी उठकर बूढ़े चूहे के लिए सब कुछ साफ और व्यवस्थित करना नहीं भूलती थी। इस प्रकार शीत ऋतु सुखद रूप से बीत गई और मैया वसंत के बारे में बात करने लगी और उस समय के बारे में बात करने लगी जब उसे फिर से दुनिया में जाकर अपना भाग्य तलाशना होगा। ओह, तुम्हें अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, खेत के चूहे ने जवाब दिया। पृथ्वी पर एक कहावत है, जब दिन लंबा हो जाता है तब ठंड बढ़ती है। अब तक यहाँ काफी गर्मी रही है और कभी भी बर्फ गिर सकती है। कोई भी सर्दी इसके बिना नहीं गुजरती, और तब तुम बहुत आभारी होगे कि तुम यहाँ हो और बाहर नहीं। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे जैसे युवा के लिए ये शांत है, उसने आगे कहा, और मैंने अपने पड़ोसी चूहे को आमंत्रित किया है कि वह आकर हमसे मिले। वो इन सभी महीनों से सो रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि वह फिर से जाग रहा है। तुम एक भाग्यशाली लड़की हो अगर वह तुमसे शादी करने का मन बना ले, लेकिन दुर्भाग्य से वह अंधा है और यह नहीं देख सकता कि तुम कितनी सुंदर हो। और इस अंधेपन के लिए मैया को वास्तव में खुशी हुई, क्योंकि वह पति के रूप में एक चूहे को नहीं चाहती थी। हालांकि धीरे धीरे वह अपने वादे के मुताबिक मिलने आया और माया को वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह चाहे जितना भी अमीर और विद्वान क्यों न हो, लेकिन उसे सूरज, पेड़, फूल और वह सब पसंद नहीं था जो माया को सबसे ज्यादा पसंद था। बेशक अंधा होने के कारण उसने उन्हें कभी नहीं देखा था और कई अन्य लोगों की तरह उसे लगता था कि जो कुछ भी वह नहीं जानता वह जानने लायक नहीं है। लेकिन माया की कहानियां उसे बहुत पसंद थीं, हालांकि वह दुनिया की खातिर उसे ये सब नहीं देखने देना चाहता था, और जब वह गाती थी तो वह उसकी आवाज़ की प्रशंसा करता था। मैरी, बिल्कुल विपरीत। आपका गार्डन कैसे बढ़ता है? चुपचाप बच्चे, पेड़ की चोटी पर। हालांकि उसने उससे कहा कि यह सब बकवास है और पेड़ और बगीचे केवल मूर्खता हैं। जब वह उसकी पत्नी थी तो वह उसे सीखने लायक बेहतर चीजें सिखाता था। इस बीच उसने बड़े गर्व के साथ कहा, मैंने इस घर से अपने घर तक एक रास्ता खोद लिया है जिसमें तुम चल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि छत के छेद से गिरे हुए एक बड़े मृत प्राणी से मत डरना जो एक तरफ पड़ा है। ये कैसा प्राणी है? मैया ने उत्सुकता से पूछा। ओह, मैं वास्तव में आपको नहीं बता सकता, तिल ने उदासीनता से उत्तर दिया। ये किसी नर्म चीज से ढका हुआ है और इसके 2 पतले पैर हैं और इसके सिर से एक लंबी नुकीली चीज निकली हुई है। यह एक पक्षी है, मैया खुशी से बोली, और मुझे पक्षी बहुत पसंद हैं।
ये ठंड से मर गया होगा, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। ओह अच्छा मिस्टर मोल, मुझे इसे दिखाने ले चलो। तो चलो, मैं घर जा रहा हूँ, चूहे ने उत्तर दिया। और बूढ़े खेत के चूहे को अपने साथ चलने के लिए बुलाते हुए वे सभी चल पड़े। ये रहा, आखिरकार तिल ने कहा, प्रिया, मैं कितना आभारी हूँ कि भाग्य ने मुझे पक्षी नहीं बनाया। वे ट्विट ट्विट के अलावा कुछ नहीं कह सकते और ठंड की पहली सांस के साथ ही मर जाते हैं। हाँ, बेचारा बेकार प्राणी, खेत के चूहे ने उत्तर दिया। लेकिन जब वे बात कर रहे थे, माया दूसरी तरफ रेंग कर गई और छोटे निगल के पंखों को सहलाया और उसकी आंखों को चूमा। वह सारी रात जागती रही और गलियारे में मरे पड़े उस अबाबिल के बारे में सोचती रही। आखिरकार वह और अधिक सहन नहीं कर सकी और चुपके से उस जगह चली गई जहां घास रखी हुई थी और एक मोटा कालीन बुन दिया। फिर वह खेत के चूहे के कपास के भंडार के पास गई, जिसे वह गर्मियों में दलदली फूलों से चुनती थी, और उन दोनों को गलियारे से नीचे ले जाकर उसने पक्षी के नीचे कपास को दबा दिया और उस पर घास की रजाई बिछा दी। शायद तुम उन निगलों में से एक हो जो गर्मियों में मेरे लिए गाते थे, उसने कहा। काश मैं तुम्हें फिर से जीवित कर पाती, लेकिन अब अलविदा। और उसने अपना चेहरा आंसुओं से गीला पक्षी की छाती पर रख दिया। निश्चित रूप से उसने अपने गाल पर एक हल्की सी हरकत महसूस की। हाँ, ये फिर से था। मान लीजिए कि पक्षी आखिरकार मरा नहीं था, लेकिन केवल ठंड और भूख से बेहोश था। और यह सोचकर मैया जल्दी से घर वापस आई और मकई के कुछ दाने और एक पत्ते में पानी की एक बूंद ले आई। उसने इसे निगल की चोंच के पास रखा, जिसे उसने अनजाने में खोल दिया, और जब उसने पानी पी लिया तो उसने उसे एक एक करके दाने दिए। कोई शोर मत मचाओ, ताकि कोई यह न समझे कि तुम मर नहीं गए हो, उसने कहा। आज रात मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाना लाऊंगी, और मैं चूहे से कहूंगी कि उसे फिर से छेद बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रास्ता बहुत ठंडा हो जाता है और मैं उसमें नहीं जा सकती। और अब विदा। और वह वापस खेत के चूहे के पास चली गई, जो गहरी नींद में सो रहा था। कुछ दिनों तक माया द्वारा सावधानीपूर्वक दूध पिलाने के बाद अबाबिल इतना सशक्त हो गया कि वह बात कर सका, और उसने माया को बताया कि वह उस स्थान पर कैसे पहुंचा जहां उसने उसे पाया था। इससे पहले कि वह बहुत ऊंचा उड़ने लायक बड़ा होता, उसने गुलाब की झाड़ी में अपना पंख फाड़ लिया था। इसलिए जब उसके परिवार और दोस्त गर्म भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो वह उनके साथ नहीं रह सका। अपनी तेज गति से यात्रा करते हुए उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनका छोटा भाई उनके साथ नहीं था, और अंत में वह थकान के कारण जमीन पर गिर गया और शायद छेद से लुढ़ककर गलियारे में चला गया होगा। यह अबाबिल के लिए बहुत भाग्यशाली बात थी कि छछूंदर और खेत के चूहे दोनों ने सोचा कि वह मर चुका है और उसके बारे में चिंता नहीं की। इसलिए जब वास्तव में वसंत आया और सूरज गर्म था और जंगल में नीली जलकुंभी और झाड़ियों में प्राइमरोज उगाए, तो वह अपने किसी भी साथी की तरह लंबा और मजबूत था। तुमने मेरी जान बचाई है, प्यारी छोटी मैया, उसने कहा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, जब तक, उसने आगे कहा, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर इस उदास जेल से बहुत दूर ले जाने की अनुमति नहीं दोगी। यह विचार सुनकर माया की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने साहपूर्वक अपना सिर हिला दिया। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन मुझे पीछे रहना होगा, उसने जवाब दिया। खेत की चूहा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है और मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। क्या तुम सोचते हो कि तुम खुद के लिए छेद खोल सकते हो? उसने उत्सुकता से पूछा। अगर ऐसा है, तो बेहतर होगा कि तुम अभी शुरू करो, क्योंकि आज शाम को हम चूहे के साथ खाना खाने वाले हैं, और मेरी पालक माँ को ये कभी नहीं लगेगा कि तुम इस काम में लगे हो। ये सच है, अबाबिल ने उत्तर दिया। और छत पर उड़ते हुए, जो कि आखिरकार उनसे बहुत ऊपर नहीं थी, उसने अपनी चोंच से काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही अंधेरे स्थान में धूप की बाढ़ ला दी। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी, मैया? उसने कहा। और यद्यपि उसका हृदय पेड़ों और फूलों के लिए तरस रहा था, उसने पहले की तरह उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं कर सकता। सूरज की एक झलक ही माया को कुछ समय के लिए मिल पाई,
क्योंकि मकई छेद के ऊपर और घर के चारों ओर इतनी घनी उगाई थी कि ऐसा लग रहा था मानो सूरज ही न हो। हालांकि उसे हर पल अपने पक्षी मित्र की याद आती थी, लेकिन उसके पास आराम करने का कोई समय नहीं था, क्योंकि खेत के चूहे ने उसे बताया था कि बहुत जल्द उसकी शादी चूहे से होने वाली है, और उसने उसे अपने पास रख लिया था। अपने परिधान के लिए ऊन और कपास काटती थी, और चूंकि उसने अपने जीवन में कभी कोई पोशाक नहीं बनाई थी, इसलिए चार चतुर मकड़ियों को भूमिगत रहकर ऊन और कपास को छोटे छोटे कपड़ों में बदलने के लिए राजी किया गया। माया को कपड़े पसंद थे, लेकिन अंधे तिल के बारे में सोचना उसे पसंद नहीं था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उससे कैसे बचना है। शाम को जब मकड़ियां रात के लिए अपने घरों को जाती थीं, तो वह उनके साथ दरवाजे तक जाती और तब तक इंतजार करती जब तक हवा का झोंका मकई के कानों को अलग नहीं कर देता और वह आकाश को नहीं देख पाती। उसने खुद से कहा, अगर अबाबिल अभी आ जाए तो मैं उसके साथ दुनिया के अंत तक चली जाऊंगी। लेकिन वो कभी नहीं आया। तुम्हारा पहनावा तैयार हो चुका है, खेत के चूहे ने एक दिन कहा, जब जामुन लाल हो गए थे और पत्तियां पीली, और मैंने और चूहे ने निर्णय लिया है कि तुम्हारी शादी 4 सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी। ओह, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। माया फूट फूट कर रोने लगी, जिससे खेत की चूहिया बहुत क्रोधित हो गई, और उसने घोषणा की कि माया में दूसरी लड़कियों से ज्यादा समझ नहीं है, और वह नहीं जानती कि उसके लिए क्या अच्छा है। फिर चूहा आया और उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस नए घर को देखने गया जो उसने उसके लिए खोदा था, जो जमीन के इतने नीचे था कि माया के छोटे छोटे पैर उसे खेत की चूहिया के घर तक भी नहीं ले जा सकते थे, जहां से वह सूरज की रोशनी देख सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका दिल और भी भारी होता गया, और आखिरी शाम को वह पराली के बीच खेत में रेंगती हुई निकल गई, ताकि सूरज को हमेशा के लिए अलविदा कहने से पहले उसे डूबता हुआ देख सके। अलविदा, अलविदा, उसने कहा, और अलविदा मेरे छोटे से निगल को। अगर उसे पता होता तो वह मेरी मदद करने आता। मूर्ख, मूर्ख, उसके ठीक ऊपर से एक आवाज आई और अबाबिल उसके पास जमीन पर फड़फड़ाकर गिर पड़ा। तुम उदास दिख रही हो, क्या तुम सच में उस बदसूरत चूहे से शादी करने जा रही हो? उसने रोते हुए उत्तर दिया, मैं जल्द ही मर जाऊंगी, यही एक सांत्वना है। लेकिन अबाबिल ने केवल इतना कहा, अरे, अरे, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, और मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां सूरज हमेशा चमकता रहता है, और तुम जल्दी भूल जाओगे कि छछूंदर जैसा कोई प्राणी कभी अस्तित्व में था। मैया ने कहा, हाँ, मैं आऊंगी। फिर अबाबिल ने अपनी मजबूत चोंच से मकई के डंठलों में से एक को तोड़ लिया और उसे अपने पंख से सुरक्षित रूप से बांधने को कहा, और वे उड़ते हुए चल पड़े, कई दिनों तक दक्षिण की ओर उड़ते रहे। ओह, मैया को फिर से खूबसूरत धरती देखने में कितनी खुशी हुई। उसने 100 बार चाहा कि अबाबिल रुक जाए, लेकिन वह हमेशा उससे कहता कि अभी सबसे अच्छा होना बाकी है, और वे उड़ते रहे, केवल थोड़े समय के लिए रुकते, जब तक वे ऊंचे सफ़ेद संगमरमर के खंभों से ढके एक स्थान पर नहीं पहुंच गए, जिनमें से कुछ ऊंचे खड़े थे, लताओं से घिरे हुए थे, जिनमें से अनगिनत अबाबिलों के सिर झांक रहे थे, अन्य सफ़ेद, पीले और नीले फूलों के बीच फैले हुए थे। मैं वहां ऊपर रहता हूँ, अबाबिल ने सबसे ऊंचे खंभे की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन ऐसा घर तुम्हारे लिए कभी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम इससे गिरकर मर जाओगे। इसलिए नीचे दिए गए फूलों में से एक चुन लो, और ये तुम्हारा अपना होगा, और सारी रात इसके पत्तों में लिपटे हुए सोओगे। मैं इसे ले लूंगी, माया ने उत्तर दिया, एक सफ़ेद फूल की ओर इशारा करते हुए जो एक तारे के आकार का था, जिसके बीच में लाल और पीले रंग की एक छोटी सी झुर्रीदार माला थी, और एक लंबा तना था जो हवा में झूल रहा था। वो सबसे सुंदर है, और इसकी खुशबू बहुत मीठी है। फिर निगल उसकी ओर उड़ गया, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने एक छोटा सा पुतला देखा जिसके सिर पर मुकुट था, और कंधों पर पंख थे, जो एक पत्ते पर संतुलन बनाए हुए था। वो फूल आत्माओं का राजा है, निगल ने फुसफुसाया। और राजा ने माया की ओर अपने हाथ बढ़ाए और उसे निगल की पीठ से कूदने में मदद की। मैंने लंबे समय तक तुम्हारा इंतजार किया है, उन्होंने कहा, और अब तुम अंततः मेरी रानी बनने के लिए आए हो। और माया मुस्कुराए
और उसके पास खड़ी हो गई, जबकि फूलों में रहने वाली सभी परियां उसके लिए उपहार लाने के लिए दौड़ी, और उन सभी में सबसे अच्छा उपहार था एक जोड़ी सुंदर धुंधले नीले पंख जो उन्हें उड़ने में मदद करते थे। इसलिए छछूंदर से विवाह करने के बजाय छोटी मैया को रानी का ताज पहनाया गया तथा परियों ने उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य किया, जबकि अबाबिल ने विवाह गीत गाया।